हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नेट परीक्षा से रिलेटेड रहेगा। हिंदी का प्रश्न पत्र सेकंड हम लेके आए हैं, उसका क्वेश्चन पेपर है जो 2022-20 में हुआ है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर रहेगा सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो चिंतामणि ने नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी व्यक्ति की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से लोचना विदा की रचनाएं कौन सी हैं? तो कालिदास की निर्कुंजता, कालिदास और उनकी कविता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत जो है वो नंददास जी की रचना है। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो सूरदास जी की भी ऐसी रचना है, लेकिन वो भ्रव, यहाँ पे भ्रव है, ऐसे भ्रमर गीत है उसका नाम, तो ये है भंवर गीत। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। तो प्रबंध प्रभाकर जो है ये इनका निबंध संग्रह नहीं है, बाकी जो तीन दिए हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही निबंध संग्रह है। नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, लालित्य, मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं गंगा प्रसाद बिमल। गंगा प्रसाद बिमल अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो इसका सही आंसर रहेगा रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकर्णिका के लेखक। तो मणिकर्णिका के जो लेखक है वो तुलसी राम है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तुलसीदास जी नहीं है, तुलसी राम है। मैथिली गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा जिसे दुहा भी कहते हैं मूलतः किस भाषा का छंद है? तो ये अपभ्रंश का छंद है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रथम बिंदु माना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा मित्रों मरजानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो सम्रांगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा उपमा। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि नेट जो परीक्षा होती है उसमें किस प्रकार का पेपर आता है। और जो आप ये वाले क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये आपको आप एक बार आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। बाकी डिटेल नहीं है साथ में, वैसे तो डिटेल है लेकिन अगर डिटेल साथ में दूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हिंदी का अपना ही शब्द, अपना ही ये चिन्ह है, विराम चिन्ह है, लेकिन बाकी जो है ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। नेक्स्ट है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक। तो राहुल संस्कृतायन इसका नाम है। हिंदी पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म जो है वो खड़ी बोली और बुंदेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है इनमें से? बघेली।
तो बघेली जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये किस कवि की रचनाएं हैं, पंक्ति है? तो ये कवि निरोत्तम दास जी की पंक्ति है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम कौन सा रहेगा? प्रेमचंद्र धर्मे ये पहले प्रकाशित हुई है, फिर आवारा मसीहा, फिर बट वृक्ष की छाया, फिर व्योमकेश दरवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ब्रजभाषा को अभी तक संविधान की अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया है, बाकी डोगरी, मैथिली और असमिया जो है ये सूची में दर्ज है। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? तो ठाकुर जगत मोहन जो है वो श्यामा स्वप्न के लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो बिलास शर्मा जी भाषा और समाज के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? तो सही आंसर रहेगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो आंसर रहेगा वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अ और ए क्या है? तो ये अयोग बा है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा रामानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343 जो अनुच्छेद है उसमें हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि में काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अनुक्रम में लगाने के लिए, काफ़ी टफ होते हैं क्योंकि सन हमें याद नहीं रहते हैं। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जैसे आपने ये क्वेश्चन याद कर लिए तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कि आंसू, पल्लव, स्वपन, साकेत, ऐसे एकदम से आपने याद कर ली कि आंसू पहले फिर पल्लव फिर स्वपन साकेत, ऐसे कुछ क्वेश्चन। ये तो याद आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप कितने सन को याद कर पाते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, तो इसका देख लेते हैं आंसर। आंसू, पल्लव, स्वपन, साकेत। आंसू का पहले प्रकाशन हुआ है, उसके बाद पल्लव का हुआ है, फिर स्वपन का, फिर साकेत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बरवे रामायण किसकी रचना है? तो बरवे रामायण जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। तो याद रखिएगा, बरवे रामायण तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखो अनुक्रम के ही 2 या 3 क्वेश्चन इसी पेज में आ गए हैं। तो इसका सही अनुक्रम है मधुशाला पहले प्रकाशित हुई है, फिर एकांत संगीत, फिर सतरंगिनी, फिर मिलन यामिनी। तो ये इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इनका सही क्रम है कि उन्होंने पहले दोहावली लिखी, फिर उन्होंने गीतावली की रचना करी, फिर रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका। तो याद रखिएगा, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम से ही रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए, रुकोगी नहीं राधिका ये है, पहले प्रकाशित हुई है, फिर आपका बंटी, फिर चाक, फिर आंबा, ये इसका सही अनुक्रम है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पत्रिकाओं को सही अनुक्रम कौन सा है? ये पत्रिकाएं हैं, इनका सही अनुक्रम है कि पहले पूर्व ग्रह पत्रिका प्रकाशित होती थी, फिर कथादेश, फिर मतवाला, फिर हिंदुस्तान। तो याद रखिए, पूर्व ग्रह, कथादेश, मतवाला और हिंदुस्तान। नेक्स्ट पे चलते हैं, काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे प्रिय प्रवास पहले है, फिर साकेत, फिर कामयायनी, फिर लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पे भी अनुक्रम ही बताना है सही। तो अंधेर नगरी पहले रचना हुई थी, फिर अंधा युग, फिर संसद से सड़क तक, फिर उसके बाद मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ के 4 चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? अग्निपथ के पार
चंदन चांदनी का देश। तो ये महादेवी जी की रचना है, रचना तो नहीं है उनकी, किसी रचना की ये पंक्ति है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? तो आप अपनी खबर जो है ये एक दलित आत्मकथा नहीं है तो ये सारी आत्मकथाएं, लेकिन दलित आत्मकथा नहीं है अपनी खबर। बाकी ये सारी जो है ये दलित आत्मकथाएं हैं, नागफनी, जूठन और मुर्दहिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। तो फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन। नेक्स्ट आखिरी कलाम आपको पता होगा, ये मलिक मोहम्मद जी की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है इनमें से? विद्या सुंदर। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, कौन सा? विद्या सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? तो नाटक को पंचम वेद जो है वो भरत मुनि ने कहा है। नाटक को वैसे तो हमारे 4 वेद है, लेकिन 5वां वेद भरत मुनि ने किसे माना है? तो नाटक को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द की, थोड़ा ठीक कर दूं इसे, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा जी। चलते हैं। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं लाइंस को। शब्दों की जो पद रचना है उस पर आधारित जो भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है उसे बोलते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख गायो जोग भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? तो इसमें है ए और सी जो है वो सही आंसर है। ए और सी पढ़ लेते हैं हम। तो इन पंक्तियों का मतलब है, नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। और दूसरा इसका सही आंसर रहेगा, योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहूँ निकसत नहीं उदो, तिरछे हवे जो अड़े। तो इन पंक्तियों का मतलब बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए, बी और डी जो सही है, लेकिन सी इसका आंसर नहीं है। तो पढ़ते हैं। ए में क्या है? गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से बसाए रखना चाहती हैं, और कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। तो ये इसके सही आंसर हैं। तो आपको सी पढ़ के ही पता चलेगा कि ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं है। तो ये तो गलत ही रहेगा, क्योंकि गोपियाँ कभी भी कृष्ण जी को अपने दिल से बाहर नहीं निकालना चाहती हैं। तो ये गलत है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई है? तो उन्होंने ये जो बात है ये स्वयं ही कही है। तो दिख नहीं रहा है आपको शायद, अभी ठीक है। तुलसीदास की ये स्वयं की उक्ति है। कौन सी? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने ये पंक्ति स्वयं से ही बुलवाई है, मतलब स्वयं बोली है उन्होंने ये। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट कोशिश रहेगी कि 2020 का क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कवर कर लें, फिर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ। तो हमारा क्वेश्चन है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। तो उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग, मतलब आचारहीन और जो वेद विरोधी हैं वो लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। मतलब कलयुग के बारे में लिखा है कि जिन्हें कुछ पता भी नहीं होगा वो भी मतलब सन्यासी बन के फिरेंगे, है ना, कलयुग में। तो हो भी रहा है आजकल, जैसे आप देख रहे हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। तो डायरी साहित्य कौन सा है इसमें से? तो सही आंसर रहेगा ए और बी, प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा देश प्रदेश, ए और बी ये दोनों जो है इसका सही आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई है? तो इसकी जो रचना है वो 1936 में हुई है। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936। अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो राम की शक्ति पूजा से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, सन 1936। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे मैंने टिक किए हुए हैं, तो देख लेते हैं। ए के साथ फर्स्ट है, मतलब प्रेम वाटिका रस खान की है, और बी के साथ आप देखिए सेकंड है, मतलब कविंत रत्नाकर जो है, इनकी जो रचना है वो सेनापति है। और रस रतन जी की जो रचना है वो पुष्कर कवि है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, तिलक शतक जो है इनके रचनाकार हैं मुबारक। ये कवियों के नाम हैं और ये इनकी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है, कवित रत्नाकर की रचना है सेनापति, और रस रतन पुष्कर कवि की रचना है, और तिल शतक मुबारक की रचना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी सुमेलित करने के लिए ही आया है कि पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो उपन्यास अगर किसी ने स्टोरी पढ़ी होगी पूरी तो उनको पता होगा, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा उनको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि कौन से पात्र कौन सी कहानी में है। जयदेवी पुरी, ये जो है झूठा और सच्चा एक उपन्यास है, उसकी एक पात्र है। चंद्र माधव जो है ये नदी के द्वीप के पात्र हैं। फूल बाबू जो है बल्चनमा के हैं, और निर्गुणिया जो है ये नाचो बहुत गोपाल इसकी पात्र है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कवियों और उनकी काव्य, आप देखिए साथ साथ में ही क्वेश्चन है, ये काफ़ी क्वेश्चन हमारे मिलान से ही मतलब सुमेलित करने वाले ही हैं। मतलब ये मतलब काफ़ी डीपली, मतलब हमने काफ़ी डीपली पढ़ा होगा, मतलब तब जाके हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है सिया राम शरण गुप्ता, तो ये मौर्य विजय इनकी रचना है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचना है वो है सतरंगी पंखों वाली। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है राखी की चुनौती, ये उनकी है। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की जो रचना है वो है राष्ट्रीय तरंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी हमारा सुमेलित ही क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। चंद्रवर्देय की जो रचना है वो पृथ्वीराज चौहान है। बिहारी जी की रचना नहीं है ये आई थिंक हाँ, ये आश्रयदाता मतलब राजा जो जिनके टाइम में थे ये। तो चंद्रवर्देय जो पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम में थे, बिहारी जी जयसिंह के टाइम में थे, और जगनीक जो हैं वो परमाल जी के टाइम में थे, और भूषण जो हैं भूषण छत्रसाल के टाइम में थे। तो ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी सुमेलित करने वाला ही क्वेश्चन है। तो इसका है उषा प्रेमंदा जो है, इसका सही आंसर रहेगा वापसी। और अमरकांत जो है ये इनकी जो रचना है वो रहेगी अमरकांत की बी का थर्ड। तो ये है इसका दोपहर का भोजन, अमरकांत दोपहर का भोजन रहेगा। और सी का रहेगा मोहन राकेश की जो रचना है परमात्मा का कुत्ता। और डी का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, विश्व भरनाथ की जो रचना है वो है ताई, विश्व की ताई। आप ऐसे भी थोड़ा सा बना के लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो भाई आई देखो इकट्ठा है, तो ये है रूपक अलंकार है यहाँ पे। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा है? पशु पक्षियों पर, याद रखिएगा पशु पक्षियों पे पूछा है। तो मेरा परिवार, तो सही आंसर रहेगा मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति मुक्त कवि नहीं है, तो रीति मुक्त कवि जो है वो जसवंत सिंह नहीं है, बाकी ये रीति मुक्त कवि हैं सारे। घनानंद
बोधा और ठाकुर जी ये क्या है, रीतिमुक्त कवि हैं, और रीतिमुक्त कवियों में सबसे जो प्रसिद्ध रहे हैं वो घनानंद जी हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो नहीं जो है वो जसवंत सिंह जी रीतिमुक्त कवि नहीं है। दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है, राधा कृष्ण दास। दुखनी बाला राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भ्रमरदूत के रचनाकार, तो भ्रमरदूत के रचनाकार है सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 62 से 70 तक जो प्रश्न है उनमें आपने क्या करना, ए और दो दिए होंगे, एक एसेशन दिया होगा, एक रीज़न दिया होगा, आपने बताना है कि क्या दोनों ही सही है या दोनों गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही हैं। तो इनको पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है स्थापना, परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। जो परंपरा है वो आधुनिकता की विरोधी है, क्योंकि परंपरा पुरातनता के पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। पुरातनता को होगा यहाँ पे, को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो इसमें बताया है कि जो ए है वो गलत है, लेकिन जो आर है मतलब जो रीज़न है वो सही है। रीज़न सही है, वो भी पता चल रहा है हमें सही है, क्योंकि परंपरा जो है वो पुरातन को पोषित करती है, क्योंकि हम कई चीज़ें परंपरा से ही सीखते हैं। हमारी जो परंपरा रहती है उसे पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो ये नहीं, ये गलत है ये वाला, और ये सही है, परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है ये सारे, तो देख लेते हैं थोड़ा फटाफट से। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के सघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ है। तो इसमें जो सही रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, तो ये सही है। लेकिन जो इसका सेकंड है कि का उदय मतलब शुद्ध भारतीय का उदय हुआ है, तो ये गलत है। इसका आंसर ये गलत है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है। तो इस आई थिंक ये सारे ही ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, तो देख लेते हैं फटाफट से। साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। साहित्य जो है वो समाज में सामूहिक हृदय का विकास है, तो ये तो सही लग रहा है, तो ये सही है, लेकिन इसमें आर गलत है ना। तो आर में देखते हैं, इसीलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्म अवलंबियों का चित्रवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है, तो ये गलत है, लेकिन इसमें ए जो है वो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेतना अनुभूति की संघनता और चिंता की परिकाष्ठा है। इसमें भी ए सही है, लेकिन बी देख लेते हैं। बी तो नहीं, मतलब आर रीजन जो है वो गलत है, ये सही, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो इसमें क्या है कि ये दोनों ही सही हैं, मतलब कहानी के प्रति जो लाइनें बोल रही हैं ये दोनों सही है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, मतलब होती तो कहानी छोटी सी है, जिसे एक बार पढ़े और एक बार में ही वो ख़त्म हो जाए, वही कहानी होती है ना। तो कहानी छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन कहानी लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। मतलब छोटी होती है लेकिन वो पूरी तरह से सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, लेकिन वो छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रृंगार को रस राजा माना जाता है। श्रृंगार को रस राजा माना जाता है, इसीलिए वह सभी रसों में प्रधान है, तो ये तो सही है, सभी को पता है श्रृंगार रस राजा ही है। तो सेकंड पढ़ लेते हैं। क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निश्रित है, तो ये भी सही है, क्योंकि श्रृंगार रस का राजा है और इससे ही सब कुछ वियोग और संयोग इसमें ही आते हैं, तो दोनों ही सही रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, ये भी इसी से रिलेटेड है। मानवता जीवन की संपूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों की मेल की आवश्यकता है, तो ए सही रहेगा, और जो सेकंड है वो गलत रहेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है, तो इसमें ए सही है, लेकिन जो ये गलत है, क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है, तो ये गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए, क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई, तो ए सही है, लेकिन
भी गलत है कि राजनीति का प्रधान अंग होगी, ये गलत है कि व्यापार जो है वो राजनीति का प्रधान अंग नहीं हुई है, ये गलत है। लेकिन ये सही है कि बड़े बड़े राज्यों उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए, ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सुमेलित वाला आ गया है कि सुमेलित कीजिए कि कौन सी रचना किसकी है। तो कृष्णचंद्रन जो है, इनकी जो कहानी है महुए का पेड़ है, कृष्णचंद्र जी की महुए का पेड़। और नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की जो है वो रहेगी फोर्थ, मतलब 5 रुपये की आज़ादी, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है राजेंद्र यादव की जो रचना रहेगी वो रहेगी फर्स्ट, यहाँ लक्ष्मी कैद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमलेश्वर किसकी रचना है? तो कमलेश्वर जो है वो राजा निर्वंशिया जी की रचना है। कमलेश्वर जो है वो राजा कमलेश्वर जी की रचना है, राजा निर्वंशिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलित कीजिए। कवियों को सुमेलित ही करना है यहाँ पर भी। तो प्रगतिवाद के जो कवि हैं वो माने जाते हैं त्रिलोचन जी, ऐसे ही देख लेते हैं, प्रगतिवाद के त्रिलोचन जी। और हालावाद के जो माने जाते हैं वो बच्चन जी माने जाते हैं। और कविता मानी जाती है जगदीश चतुर्वेदी जी। और प्रयोगवाद के माने जाते हैं अघेई जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी सुमेलित करना है इसे भी कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। तो हड़ौती जो है ये राजस्थान में बोली जाती है। और बघेली जो है ये बघेली कहाँ की है? देखिए बघेली जो है उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश की है। और गढ़वाली जो है ये उत्तराखंड की है। और कनौजी जो है ये उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी पंक्तियाँ दी हुई हैं और बतानी है ये पंक्तियाँ किसकी हैं। धूप सा तन द्वीप सी मैं, ये किसकी रचना है, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये महादेवी जी की रचना है। मधु पुगुन गुना पगुन गुना, तो ये है प्रसाद जी की। स्नेह निर्जर बह गया, तो ये निराला जी की है। और हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिव पूजन, तो ये जो रचना है ये पंत जी की है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर और पार्थिव पूजन, ये पंत जी की है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है। आपका बंटी, तो आपका बंटी मन्नू भंडारी। 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें, तो ये है उषा प्रेमचंद की। ठीक है जी, चलते हैं। आवा, आवा जो है ये किसकी है? आवा है सेकंड मन्नू भंडारी की। तो आपका बंटी मन्नू भंडारी तो नहीं, क्या है ये? चित्रा मुदगल की। और बेघर जो है ये किसकी है? ममता कालिया की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास किसका है? झूठा सच है ये। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? झूठा सच। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये पद्माकर जी की पंक्ति है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो सबसे पहले हिंदी में लिखा था मतलब तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट है ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रजभाषा मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है उनका संबंध। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध है वो बिहारी जी। और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली जो है वो मेरठ में बोली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो ये रैदास की पंक्ति और काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। कवि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? रैदास जी की।
निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह भनीनेश्वर नाथ रेणुका नहीं है? तो अच्छे आदमी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र जी पर आधारित है ये आवारा मसीहा। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। झूठा सच जो उपन्यास था, जो भी हमने पढ़ा यहाँ पे कि देश विभाजन से रिलेटेड था ये, और इसमें इसी का एक पात्र था यशपाल, यानी यशपाल जी का। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि झूठा सच किसका है, ये यशपाल जी का उपन्यास है ये। और दौलत राम आजाद इसके एक पात्र हैं। और ये कौन से राजनीतिक दल के सदस्य थे? कम्युनिस्ट पार्टी के ही ये राजनीतिक दल के सदस्य थे। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास जो है वो आपका बंटी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो कला के लिए कला, नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? कला के लिए कला, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है? लहरों के राजहंस का ये संवाद है। नेक्स्ट है, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? बादलों के घेरे की ही पात्र है मन्नो, और वे एक तपेदिक की मरीज बताई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा द कॉकटेल पार्टी जो है ये मैथ्यू आर्नल्ड की रचना नहीं है। बाकी ये तीन, कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है, लिटरेचर एंड ड्रामा भी उन्हीं की रचना है, और एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट्स भी उन्हीं की रचना है। तो आगे चलते हैं, करीबन हमारा ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म ही होने वाला है। ठेस कहानी के जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका रस खान जी की काव्य कृति है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, ए और आर वाला कौन सा, मतलब दोनों में से बताना सही है या गलत है। तो मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, तो ये गलत हो गया। ये तो गलत ही है लग रहा, देखने से मतलब हम जो बोल रहे हैं तो पता चल रहा है ये गलत है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। तो ये सही है, ये तो सही है कि साधना के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता है, ये सही है, लेकिन ऊपर वाला गलत है। बाकी ये एक पहरा दे रखा है, और ये भी ऐसे ही एक नेट में एक पहरा आता है जिसमें से आपने क्वेश्चन चूज़ करने हैं। तो थोड़ा सा टाइम है, 40 मिनट की भी हो जाए वीडियो तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा करे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने के क्या फ़ायदा, पर हृदय नहीं मानता, बार बार अतीत की ओर जाता है। अपनी ये बुरी आदत नहीं छोड़ता, इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप से विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है, आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद्य पर्दा रहता है। भीति विसारने वाले आगे की शुद्ध रखने का दावा किया करे, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की शुद्ध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते हैं, संघ शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। भीति विसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सहृदयता भावुकता का भंग, केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ये। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए अस्वाभाविक आकर्षण है क्योंकि, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, मनुष्य अतीत जीवी होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है और इसका भाव हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशांति का किसका परिणाम है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा शांति वाली लाइन, है ना। तो अशांति जो है वो अतीत की विस्मृति का। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है क्योंकि वह मनुष्य को सौहृदय नहीं रहने देती। आपने पढ़ा है पैरे में। जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा अतीत की स्मृति। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये एक क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्या है। यूजीसी नेट का हिंदी का प्रश्न पत्र सेकंड था, ये 2020 में हुआ था। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी की तरह हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाएंगे। तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी माई वे और उसकी स्लोगन है मैजिक ऑफ फेथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।